सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपने जिस टाइम पे भी ये वीडियो ऑन किया है, आप मेरा ग्रीटिंग उसके हिसाब से ले सकते हैं। मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नईशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ। नईशा इन्वेस्टमेंट्स की टैगलाइन हमेशा ये रहती है और ये कहती है कि वी प्लेस आवर कस्टमर्स इंटरेस्ट फर्स्ट, वी प्लेस आवर कस्टमर्स फर्स्ट। ऑन दैट नोट, जस्ट लेट मी टेल यू कि ये प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग चल रही है। वी विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 7 टुडे, रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ने ये प्रेजेंटेशन बनाया है और मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। हमारा जो करिकुलम इंडेक्स है, वो करिकुलम इंडेक्स बेसिकली मेजरली 3 सेक्शंस में बटा हुआ है IC 38 का। IC इज बेसिकली इंश्योरेंस कोर्स 38 और ये 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के 2 अलग सेक्शंस हैं और कॉमन चैप्टर्स हैं। तो कॉमन चैप्टर्स हम खत्म कर चुके हैं, ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। और सेक्शन नंबर 2 जो है, व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। तो मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल कंसेप्ट जानने के लिए, या तो फिर IC 38 मतलब IC 38 के कंसेप्ट जानने के लिए आप उनसे ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। उनको अगर IC 38 की एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है तो उसके लिए शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि सिर्फ यही वीडियोस नहीं, आगे बहुत सारे नए वीडियोस मेरी ओर से आपके पास आएंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल फील्ड, जो आपको अपडेटेड रखेंगे। आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वही हमको मोटिवेशन देते हैं, encouragement देते हैं। नॉट ओनली दैट, बट आपके कमेंट्स जो हैं वो हमको फीडबैक भी देते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं कि हम अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बना पाए। तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: An individual with an aggressive risk profile is likely to follow wealth dash investment style. रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जो अपने इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेने के लिए तैयार है। देखिए, रिस्क अग्रेसिव का मतलब, ये रिस्क का मतलब ज़्यादा लेना का मतलब भी ये होता है कि वो पैसे अर्न करने के लिए अपनी जो कैपिटल है उसको भी रिस्क पे रखने के लिए तैयार है। तो ये जो रिस्क प्रोफाइल्स होती हैं उसको एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एक्यूमुलेशन। कंसोलिडेशन नहीं होगा, गिफ्टिंग नहीं होगा, स्पेंडिंग नहीं होगा, इट इज़ एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन इन्वेस्टमेंट स्टाइल इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2: विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट? तो अगर आपको वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है तो क्या बैंक लोन्स क्या वेल्थ एक्यूमुलेट करने में मदद करते हैं? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग्स बैंक अकाउंट? नहीं, ये तीनों नहीं करते। क्या हेल्प करता है? शेयर्स। शेयर्स amongst these 4 options is a wealth accumulation product for sure, क्योंकि बैंक लोन्स तो मतलब आपकी लाइबिलिटी हो गई, टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, सेविंग बैंक अकाउंट आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन से ज़्यादा सेविंग्स करने में मदद करता है। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन शेयर्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3: सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोजिट ऑफ 2 डिसीजंस। कॉम्पोजिट मतलब कॉम्बिनेशन, 2 डिसीजंस का एक फाइनल आउटकम है सेविंग्स। वो क्या है? तो द आंसर इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद लिक्विडिटी। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन मतलब होता है ना कि आप बाजार में जाते हो तो आपको ये होता है कि यार ये नहीं लेते हैं, चलो इसको इसको नहीं लेना है, ठीक है, ये खर्चा बाद में करेंगे, नहीं अभी नहीं लेंगे, 2 साल के बाद लेंगे, या तो अभी क्या ज़रूरत है, इसको नहीं लेना है। तो वो जो पैसा आपने नहीं खर्चा किया, वो जो पैसा आपने ऐसे बचाया, आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हो जिस पे आपको ब्याज मिले। तो यू आर ऑल्सो पार्टिंग विद लिक्विडिटी। आपकी जो लिक्विडिटी है उसको आप कहीं पे फिक्स कर देते हो, जिससे कि
आपके पास वो कैश नहीं रहती, लेकिन वो कैश पे आपको इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और मिलता रहता है, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड सेविंग्स, राइट? तो इसका सही जवाब ये है कि सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्पोजिट ऑफ टू डिसीजन। एक तो आप आपका जो करंट कंजम्पशन है उसको पोस्टपोन करो और लिक्विडिटी नहीं रखो, और आप वो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा फिक्स कर दो। अच्छा, ए बी सी ऑप्शंस देख लेते हैं। रिस्क रिटेंशन, देखिए रिस्क रिटेंशन मतलब रिस्क तो अपने पास रखना, एंड रिड्यूस्ड कंजम्पशन, हाँ रिड्यूस कंजम्पशन कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। गिफ्टिंग एंड एक्यूमुलेशन बिल्कुल इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेविंग्स। स्पेंडिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता सेविंग्स के केस में। एक्यूमुलेशन इज लाइक यू नो इट्स एन एग्रेसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें आपको बहुत सारा आपको वेल्थ इकट्ठा करना है, तो ए बी सी ऑप्शंस नहीं हो सकते, आंसर इज दी ओनली। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ विल एन इंडिविजुअल अप्रिशिएट पास्ट सेविंग्स द मोस्ट? आप मुझे बताओ। आप मतलब आप अभी अर्न कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप जस्ट मैरिड हो तो आपने ये स्टेज पे तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा जमा किया हुआ होगा। तो पोस्ट रिटायरमेंट आपने अपने अर्निंग डेज में जितना भी पैसा जो सेव किया है, आप उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। दैट इज़ अ पोस्ट रिटायरमेंट स्टेज, मतलब आप जब रिटायर होते हो उसके बाद का स्टेज। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी बाकी की लाइफ जीने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिटर्न्स? मतलब रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिटर्न्स, मतलब अगर मैं कम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, तो इसको इन्वेस्टमेंट होराइजन बोलते हैं। और उसके सामने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से रिटर्न्स जनरली कैसे होता है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है। तो let us see, both are not related at all. तो ऑप्शन ए cannot be a correct answer. Greater the investment horizon, the larger the returns. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा तो ज़्यादा रिटर्न्स होगा। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन द स्मॉलर आर द रिटर्न्स, मतलब जितना लंबे टाइम तक पैसा जमा करके रखोगे कम रिटर्न्स आएगा। ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होराइजन मोर टैक्स ऑन द रिटर्न्स। ग्रेटर, तो आंसर इज सीधा सा है बी। आप जितना ज़्यादा लंबा टाइम पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स आएगा, राइट? क्लियर सी बात है। बाकी के ऑप्शंस देखिए, मैं बाकी के ऑप्शंस में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमको 20-20 मिनट में एक एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करनी है। कुछ चैप्टर्स जिसके कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें वीडियो ज़्यादा थोड़ी लंबी बन जाती है, राइट? से फॉर एग्जांपल मैंने सेक्शन 1 में चैप्टर 5 जो किया था, लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 50 मिनट की वीडियो बनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने अदर देन क्वेश्चन आंसर्स कुछ 15-20 मिनट आपको एक दो कंसेप्ट और डिटेल में समझाए हैं, जिससे कि आपके दिमाग में रजिस्टर हो। तो कंसिडरिंग दैट मैं बाकी के ऑप्शंस में नहीं जा रहा हूँ। एक सीधी सी बात है, जितना लंबा समय आप इन्वेस्टेड रखोगे पैसा, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न आएगा। ये सिंपल सा फंडा है, ये आप लॉजिकली भी आप इसके आंसर्स दे पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स? तो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स में सर एकदम सीधी सी बात है कि बैंक डिपॉजिट्स कैन बी कंसिडर्ड अंडर ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट्स। उसका सीधा सा हिसाब ये है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बैंक और कस्टमर के बीच में हो सकते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें, अ, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है ना कि कंटिन्यूस वैसे कस्टमर अपने साइड से पैसा देता है। शेयर्स की बात करें तो डेफिनेटली उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन बड़े ही अनइवन ट्रांजैक्शंस होते हैं। बॉन्ड्स के केस में भी होते हैं, लेकिन बैंक डिपॉजिट्स के केस में एज इट इज़ दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स, राइट? ओके, तो आपको ये वैसे इसको आप दिमाग में लॉजिक के बिना भी बिठा सकते हो कि ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट की बात आती है तो दोज आर बैंक डिपॉजिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट? अभी कॉन्टिजेंसी मतलब इमरजेंसी के टाइम पे जो काम में आए उसको कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। तो एनी इंश्योरेंस इज अ कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट, मे बी लाइफ, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एज एन ऑप्शन है, तो उसको हमने लाइफ इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर। Which among the following would you recommend in order to seek protection against unforeseen events? बताओ।
अनफोर्सिन इवेंट्स के सामने प्रोटेक्शन इज ए कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट, तो वो मैंने क्या बोला था, तो इट्स एन इंश्योरेंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी इंश्योरेंस ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डैश राइज, dash is a rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time। बताओ, ये तो मतलब ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो सबको पता है मेरे ख्याल से। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ prices of goods and services in an economy over a period of time। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई कहते हैं, right? Okay. Question number 10. Which of the below is not a strategy to maximize discretionary income? Which of the below is not a strategy to maximize discretionary income? बताइए आपको इसमें क्या लग रहा है, इसका जवाब क्या होगा? इसका देखिए, आप डिस्क्रीटली इनकम, इंश्योरेंस इनकम जनरली बढ़ाने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू प्रोडक्ट्स। अगर इंश्योरेंस की बात होती है तो देखिए, इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर इंश्योरेंस परचेज की बात हो रही है। तो इंश्योरेंस परचेज इज नॉट मेंट टू इंक्रीज द इनकम। से फॉर एग्जाम्पल आपने जनरल इंश्योरेंस लिया है गाड़ी या आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको हेल्थ का खर्चा आ गया उसके लिए, तो ये इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो वो इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, इट्स दीज आर प्योर प्रोटेक्शन प्लान्स। ठीक है, एट द सेम टाइम खैर लाइफ इंश्योरेंस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यूलिप, मैंने आपको बताया था, कैश वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, या तो फिर जो एंडोमेंट प्लान्स होते हैं उसमें इनकम रेगुलर और गारंटेड आपको मिल सकती है विदाउट अ डाउट, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छा प्लान दे रही है अभी मार्केट में, राइट। बट अदरवाइज ऑन ए होल अगर हम देखने जाएं तो इंश्योरेंस परचेज ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी इनकम बढ़ाने के लिए या मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट। ओके, तो आंसर वुड बी इंश्योरेंस परचेज। तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 7 ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। ये वीडियो काफ़ी कॉम्पैक्ट था, काफ़ी शॉर्ट था। आई होप को आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो नईशा इन्वेस्टमेंट्स की ओर से दर्शन शाह का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। Thank you so much. And remember, we always keep our customers first.